गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने जो बात करने वाले हैं वो करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस अभी अपने जो स्टडी की लास्ट के कुछ वीडियोस में, उस प्रोसेस को कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं, इनका डिस्कशन अपने आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपने इस बात को ध्यान दें कि इस टॉपिक को करने से पहले अपने कुछ रूल्स जो है उनको समझते हैं। फर्स्ट रूल बात कर रहे हैं कार्डिनल पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ सैक। एक साइंटिस्ट था सैक, उस सैक ने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट कॉन्सेप्ट। ये कार्डिनल पॉइंट कॉन्सेप्ट है क्या, इस चीज़ को देखें। देखो एक ग्राफ दिख रहा होगा आप लोगों में, इधर मैंने लिख रखा है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होगी, जो भी बायोकेमिकल प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस की रेट। ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी है, ट्रांसपिरेशन के लिए भी है, सभी प्रोसेस के लिए अप्लाई होता है, बट अपने डिस्कशन इसको कर रहे हैं किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो यहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कर लें, या रेट ऑफ रेस्पिरेशन कर लें, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कर लें, या फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो भी XYZ। तो मैंने यहाँ लिख दिया रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन और रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। दूसरी साइड में जो एक्स एक्सिस लिया है उसके ऊपर मैंने लिख दिया लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, अब देखें आप लोगों को इस ग्राफ से 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3। इन्हीं को इस सैक ने नेम दिया था कार्डिनल पॉइंट कॉन्सेप्ट। देखो इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है वो ये कह रहा है कि जो भी रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन होगी वो डिपेंड करेगा कि जो लिमिटिंग फैक्टर जो है उसकी कितनी अमाउंट है, यानी लिमिटिंग फैक्टर जो है वो किस अमाउंट में है। मिनिमम अमाउंट होगी तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो उस मिनिमम अमाउंट पे तो स्टार्ट होगी, तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्टेड, और वी कैन से मिनिमम अमाउंट पे बायोकेमिकल प्रोसेस जो है एक फिक्स प्रोसेस अमाउंट है, उस प्रोसेस अमाउंट के बाद ही वो प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट होगी। दूसरा पॉइंट आप लोगों को दिख रहा होगा, ये अपने को बता रहा है ऑप्टिमम कंडीशन को, कि जो भी फैक्टर होगा उस फैक्टर की एक ऑप्टिमम कंडीशन होगी। लाइकवाइज CO2 ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या कर सकते हैं, अभी CO2 जो है वो ऑप्टिमम कंडीशन को शो कर रही है। तो सेकंड पॉइंट ऑप्टिमम कंडीशन को, तो इस ऑप्टिमम कंडीशन पे, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर पे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो हाईएस्ट रेट से कंप्लीट होगी। कैसे होगी भी, हाईएस्ट रेट से कंप्लीट होगी। और फिर थर्ड नंबर पे दे रहा है ये मैक्सिमम। तो इस मैक्सिमम के बाद में या बियॉन्ड दिस ये जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होगी। तो आप लोग किसी भी पॉइंट से बात कर ले, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको आप CO2 का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लें कि CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल लो है, बिल्कुल लो होगी। तो ऐसी सिचुएशन में फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। या सिर्फ यूं कह सकते हैं कि इस बिल्कुल लो कंसंट्रेशन पे, मान लें प्रेजेंट टाइम में जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर CO2 की कंसंट्रेशन 0.03% है। तो मान लो CO2 की कंसंट्रेशन 0.001% थी, तब जाके फोटोसिंथेसिस सिर्फ स्टार्ट हुआ था। तो इस लोवेस्ट कंसंट्रेशन को आप लोग बोल सकते हैं कि जहाँ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट हुई। जैसे ही CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो 0.001% से इंक्रीज होते होते 0.03%, फिर इंक्रीज होके 0.04%, और इवन मैं यूँ कहूँ कि इंक्रीज होके 0.05% तक हो जाएगी। तब तक ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मान लो यहाँ CO2 की कंसंट्रेशन है 0.05%, तो 0.05% CO2 कंसंट्रेशन जो है उसके ऊपर आपकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम है, यानी ऑप्टिमम कंडीशन को शो कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो आ गई, जिस कंसंट्रेशन पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो रही थी सिर्फ, उसको तो बोल दिया मिनिमम। दूसरी कंडीशन कि जब
फैक्टर की लिमिटिंग फैक्टर है वो 0.05% पे CO2 कंसंट्रेशन आ गई, तब ये प्रोसेस क्या होगी, मैक्सिमम। अब आप लोगों ने क्या किया कि CO2 कंसंट्रेशन को 0.05% से इंक्रीज करके आप लोग इसको ले गए 0.06%, और या फिर इससे भी अबव कर दिया आप लोगों ने 0.08 या 0.9% पे ले गए। तो ऐसी सिचुएशन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वापस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। तो इसको आपने बोला कि इस प्रोसेस जो है, यानी एक फिक्स लिमिट आ गई। सपोज दैट आप क्यों कहें कि सर 0.06% यहाँ है, ये कंसंट्रेशन है 0.06 को शो कर रही है। इस नो डाउट मैक्सिमम तो है 0.05 पे, बट 0.06 के बाद में ये प्रोसेस जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, यानी इसके ऊपर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस नहीं हो रही, या यूँ कहें कि इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम। यानी 3 पॉइंट वर्क कर रहे हैं, मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम वाली कंडीशन। इसके बाद में प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है। ये सैक का रूल था, कार्डियल पॉइंट कॉन्सेप्ट। अपने को स्टडी करना है इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, इसलिए याद रखना है इसको। फिर एक रूल आ रहा है, वो आ रहा है लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर। देखो लिबिंग एक साइंटिस्ट था और इस लिबिंग ने एक रूल दिया था जिसको बोलते हैं मिनिमम फैक्टर का रूल। देखो मिनिमम फैक्टर का रूल अपने को क्या बता रहा है उसको देखें थोड़ा सा। ये कह रहा है कि मान लो कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है विच इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन फैक्टर और वी कैन से बाय सेवरल फैक्टर। यानी यही प्रोसेस होती, अपने को पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसके अंदर आप लोगों को एक फैक्टर चाहिए वाटर, इसके अलावा एक चाहिए CO2, इसके अलावा आप बोलोगे सर इसके अंदर हमें लाइट भी चाहिए। अब देखो ये 3 फैक्टर हो गए इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। अब ये कह रहा है कि कंट्रोल्ड बाय सेवरल फैक्टर देन द रेट ऑफ प्रोसेस। तो ये कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी या जिस भी रिएक्शन की बात करें उस रिएक्शन की जो रेट होगी इज कंट्रोल्ड बाय द फैक्टर प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट। यानी इन तीनों में मान लो वाटर जो है वो सफिशिएंट है, CO2 सफिशिएंट है और लाइट जो है वो लो है। तो ये कह रहा है कि जो प्रोसेस होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, वो डिपेंड करेगी या किसके थ्रू कंट्रोल होगी, जो मिनिमम अमाउंट के अंदर होगा उसके थ्रू कंट्रोल करेगी। इनका चाहे मैक्सिमम अमाउंट में है तो भी इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये था लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम फैक्टर। इसी रूल को ब्लैकमैन जो था उसने मॉडिफाई कर दिया और उसको नेम दे दिया लिमिटिंग फैक्टर। कैसे दिया देखो, इसने कहा कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विच इज कंट्रोल्ड बाय सेवरल फैक्टर देन द रेट ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय द स्लोवेस्ट फैक्टर। यानी इस बंदे ने ये जो कंट्रोल्ड बाय था उस प्रोसेस को नेम चेंज कर दिया लिमिटेड बाय। क्या कर दिया भाई, यानी इस रिएक्शन की जो लिमिट होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, जो स्लोवेस्ट फैक्टर होगा, जो कम वाला फैक्टर होगा उस पर डिपेंड करेगी। तो इसने इस रूल को, लिबिंग वाले रूल को सिर्फ मॉडिफाइड किया था और नेम क्या दे दिया इसको, लिमिटेड फैक्टर नेम दे दिया था। तो ये अपने 3 पॉइंट थे इस फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस से। पहले इन तीनों पॉइंट्स को अपने एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, इसको करना जरूरी था। इसके बाद अपने थोड़ा सा आगे चलेंगे कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहे हैं। ले भी स्क्रीनशॉट लें इसका। देखें भी अपने बात कर रहे हैं कि जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से फैक्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कि जो इंटरनल फैक्टर है, जो प्लांट के खुद के फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, वो कौन से फैक्टर्स है उनका डिस्कशन अपने कर लो। फोटोसिंथेसिस को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है आपके इंटरनल फैक्टर एंड सेकंड वन है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर, या यूं मान लें कि जो फैक्टर डिस्कशन कर रहे हैं अपने उसमें ले रहे हैं क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल यानी जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल की अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल वो किस टाइप से फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट कर रही है वो अपने बात कर रहे हैं। क्योंकि अपने को पता है कि क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेन रोल प्ले कर रहा है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो आप लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ
क्लोरोफिल, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। इन क्लोरोफिल की अमाउंट जैसे जैसे आप लोग इंक्रीज करोगे वैसे ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होती जाएगी भी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लोरोफिल की अमाउंट इंक्रीज करने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होगी। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक नंबर। फोटोसिंथेटिक नंबर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो क्या है देखें भाई, फोटोसिंथेटिक नंबर, या फिर इसी को बोलते हैं एसिमिलेटरी नंबर्स, या फिर एसिमिलेटरी नंबर्स। ये एसिमिलेटरी नंबर्स का या फोटोसिंथेटिक नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखें। ये कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ CO2 इन ग्राम्स, किसमें लेनी है CO2 की अमाउंट को, ग्राम्स में, एब्जॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल, 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल इन 1 hour, or we can say 60 minute is known as photosynthetic number। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फोटोसिंथेटिक नंबर, या फिर इसी को बोलते हैं एसिमिलेटरी नंबर्स। तो ये होता है एसिमिलेटरी नंबर, यानी जो क्लोरोफिल है वो अपने कह रहे हैं कि मेन फैक्टर है फोटोसिंथेसिस की रेट को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इंक्लूड होने वाला। और इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आ रहा है फोटोसिंथेटिक नंबर या एसिमिलेटरी नंबर क्या होता है कि टोटल अमाउंट ऑफ CO2 in grams absorbed by the 1 gram of chlorophyll in 1 hour is known as a photosynthetic number, or we can say assimilatory number। सेकंड जो इंटरनल फैक्टर है, उस सेकंड इंटरनल फैक्टर की बात करें अपने, तो सेकंड इंटरनल फैक्टर अपने को ले रहे हैं प्रोडक्ट जो है। ये प्रोडक्ट जो है वो क्या है, इसको भी देखें थोड़ा सा। अपने को पता है कि फोटोसिंथेसिस होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होगा ग्लूकोज, या यूं मान लें कि कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वो मीजोफिल के अंदर स्टोर्ड इन मीजोफिल सेल्स, यानी जो मीजोफिल सेल्स है उनके अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रही है, और ये वहां क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, या इसकी एक्सेस अमाउंट होगी। ये एक्सेस अमाउंट दिस हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज शो inhibitory effect on photosynthesis। यानी फोटोसिंथेसिस पे ये जो हाई अमाउंट है ग्लूकोज की, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट था, उसकी हाई अमाउंट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है सिंथेसिस की, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, और वी कैन से इनहिबिटरी इफेक्ट डाल रही है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोडक्ट के भी इनिशियली तो क्या होती है अभी, प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी प्रोडक्ट की अमाउंट के क्या होती है अभी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो जैसे प्रोडक्ट इंक्रीज होगा वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी भी, इंक्रीज हो जाएगी। और इन मीजोफिल सेल से इस प्रोडक्ट को आप लोग अदर पार्ट के अंदर शिफ्ट कर देंगे, अदर पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी ये ग्लूकोज। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वापस इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। और थर्ड जो फैक्टर है, उस थर्ड फैक्टर की बात करते हैं अपने, वो है लीफ। क्योंकि लीफ जो है वो प्लांट का मेन ऑर्गन है जहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस
कंप्लीट हो रही थी। तो इस लीफ की बात करें तो लीफ जो है वो 2 टाइप से अफेक्ट कर सकती है लीफ की, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो है वो भी अफेक्ट करेगी। इसके अलावा आप लोग बोल सकते हैं कि लीफ जो है उसके अंदर नंबर एंड पोजीशन ऑफ स्टोमेटा, ये जो स्टोमेटा है कितनी नंबर में है और स्टोमेटा की पोजीशन क्या है वो भी कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करेगी। एंड आप इसी में लिख सकते हैं टाइमिंग ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग, यानी स्टोमेटा जो है वो कितने टाइम के लिए ओपन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा आप लोग बात करें कि लीफ का ओरिएंटेशन जो है, लीफ का ओरिएंटेशन ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट करता है। कहीं आप लोगों को ये पता हो कि जिनके अंदर कवर्ड जो लीफ होती है, कवर्ड लीफ जो है तो फोटोसिंथेसिस कम होगा। और मतलब ओवरलैप्ड या कवर्ड लीफ नहीं है, नॉन ओवरलैप्ड है या टोटली एक्सपोज्ड है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी आप लोगों को कहीं इसका एग्जाम्पल याद आ रहा होगा कि कैलोट्रोपिस जो है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा जो आर्क है उसके अंदर आपने कहा कि लीफ जो है वो अपोजिट ओरिएंटेशन शो कर रही है। तो लीफ का अपोजिट ओरिएंटेशन जो है उसके अंदर आपको पता था कि 1 नोड के ऊपर 2 लीफ मिल रही थी और नेक्स्ट नोड पे जो लीफ तो 2 ही थी बट उनका ओरिएंटेशन, उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या थी, राइट एंगल पे थी एक दूसरे के। इस वजह से आप बोल सकते हैं कि इसका ओरिएंटेशन ईच लीफ को फुल लाइट अवेलेबल कराएगा, इस वजह से यहाँ पे आप लोगों का फुल फोटोसिंथेसिस होगा या यहाँ फोटोसिंथेसिस की रेट कम नहीं होगी। और इसी टाइप से आप लोगों ने गुआवा के अंदर स्टडी किया था जहाँ ओवरलैपिंग लीफ थी तो उसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ओरिएंटेशन से अफेक्ट होगा। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपने बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ विच अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। हाँ भाई देखें, जो एक्सटर्नल फैक्टर है उन एक्सटर्नल फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर ले रहे हैं आप लोग लाइट को। लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को 3 टाइप से अफेक्ट कर सकती है। यानी लाइट जो है वो लाइट कौन सी क्वालिटी की है, या फिर आप लोग इसमें बोल सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी लाइट की वेवलेंथ क्या है, लाइट की क्वालिटी क्या है, वो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है। तो मैं इस लाइट की वेवलेंथ का डिस्कशन अपने यहाँ पहले भी कर चुके हैं, यहाँ दोबारा कर रहा हूँ। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो तो होता है आपका किसमें, आप बोलोगे सर रेड के अंदर। सेकंड नंबर जो है, सेकंड जो लार्जेस्ट है वो है आपका ब्लू लाइट के अंदर। और इसके अलावा मिनिमम की बात कर लें, मिनिमम की वो है ग्रीन लाइट के अंदर, ग्रीन में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। और इसके अलावा आप लोग बात करें कि मोनोक्रोमिक लाइट की बजाय जो वाइट लाइट है या जो मिक्स्ड लाइट है, मिक्स्ड लाइट जो है उस मिक्स लाइट के अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या होती है अभी, मैक्सिमम होती है। ये तो लाइट की क्वालिटी और वी कैन से वेवलेंथ ऑफ लाइट अफेक्ट करेगी। सेकंड फैक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइट से रिलेटेड बात करें अपने, तो वो है लाइट इंटेंसिटी और वी कैन से इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रेटर लाइट, यानी जिनकी इंटेंसिटी जो है मोर इंटेंसिटी मोर फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होने से क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। फिर क्या ये कह रहा है अपने को
कि बट एट हायर लाइट इंटेंसिटी फोटो ऑक्सीडेशन, यानी आप बोलेंगे कि मोर इंटेंसिटी इन, या यूं मान लें, इसको मैं इस पॉइंट को दोबारा से लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें आप बोल सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भी, लाइट इंटेंसिटी के, लाइट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट अपने को पता है कि हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर या मोर लाइट इंटेंसिटी के अंदर हाई लाइट इंटेंसिटी जो है, उस हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर एक प्रोसेस हो जाती है जिसको आप बोल सकते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। रेस्पायरेशन नहीं लिख रहा मैं, या फोटो ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूं, या फिर आप बोल सकते हैं सोलेराइजेशन, या फिर फोटो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो जाएगी। देखो सोलेराइजेशन या फोटो ऑक्सीडेशन है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लें कि एट हाई लाइट इंटेंसिटी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली या फिर पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, गेट डिस्ट्रॉयड, यानी ये फोटोसिंथेटिक पार्ट जो है क्लोरोप्लास्ट जो डिस्ट्रॉय होने लग जाए, या फोटोसिंथेटिक सेल का प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय होने लग जाए, तो उसी को बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन या फिर सोलराइजेशन। तो लाइट की क्वालिटी और वेवलेंथ, इसके अलावा लाइट की इंटेंसिटी, जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या इंक्रीज होगी। बट आप कह सकते हैं कि हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर फोटो ऑक्सीडेशन या सोलराइजेशन हो सकता है, यानी वही कार्डियल पॉइंट कॉन्सेप्ट आ गया कि लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मतलब मैं इधर ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट लें। मैं ये लिख देता हूं एक्सटर्नल फैक्टर। तो देखो इस टाइप से इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करें आप लोग कि जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी जो है, लाइट इंटेंसिटी इसको इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो रही है, बट एट हाई लाइट इंटेंसिटी फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या यूं मान लें कि डिक्रीमेंट हो जाएगा किसके अंदर, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो ये कार्डियल पॉइंट कोई कि जैसे मिनिमम थी तब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ, एक ऑप्टिमम कंडीशन आने के बाद में क्या हो गया कि जैसे ही आपने लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज किया वैसे ही क्या होगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी। तो लाइट इंटेंसिटी अफेक्ट कर रही है। लाइट इंटेंसिटी से रिलेटेड ही एक पॉइंट आता है कि जनरली आप लोग बात करें कि ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पायरेशन, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पायरेशन का जो रेशियो है वो जनरली होता है मिड ऑफ डे में, डे के मिड ऑफ डे जो है वो जनरली होता है 10:1, यानी 10 टाइम फोटोसिंथेसिस होगा तो 1 टाइम क्या होगा, आपके रेस्पायरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, रेस्पायरेशन होगा। और ये कहां तक हो सकता है, मे बी 20:1 ये भी हो सकता है, ये इवनिंग या मॉर्निंग टाइम में ऐसा भी हो सकता है। बट कई बार ये कह रहा है कि सम टाइम इन मॉर्निंग और इवनिंग, यानी इवनिंग या मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है जहां पे आप लोग बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पायरेशन जो है इनका रेशियो 1:1 आ जाता है, यानी ये इक्वल हो जाता है, यानी ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल प्रोसेस हो जाएगी, जितनी रेट में फोटोसिंथेसिस होता है उसी रेट से रेस्पायरेशन की प्रोसेस होगी। तो इस पॉइंट को बोलते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं अभी इसको, मैं यहाँ लिख रहा हूं लाइट कंपनसेशन पॉइंट, लाइट कंपनसेशन
पॉइंट। यानी लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या है, आप लोग थोड़ा सा इसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इक्वल इज नोन एज लाइट कंपनसेशन पॉइंट। यानी कितनी लाइट इंटेंसिटी है जिसके ऊपर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन का जो रेशियो है वो इक्वल आ जाए, और ऐसी सिचुएशन में अपने को पता है एट कंपनसेशन पॉइंट at this point गैस एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा। यानी एटमॉस्फेयर और प्लांट के बीच में किसी भी टाइप का गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टोमेटा के थ्रू नहीं होने वाला, क्योंकि जितनी अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होगा मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, उतनी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी, और रेस्पिरेशन में जितनी ऑक्सीजन होगी उससे जो जितनी CO2 रिलीज होगी वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी। इसको बोलते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। यानी इस पॉइंट पे गैस एक्सचेंज जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने अदर जो एक्सटर्नल फैक्टर है उनकी बात कर रहे हैं। सॉरी, अभी भी लाइट ड्यूरेशन का है, लाइट ड्यूरेशन मैं यही लिख देता हूँ, एक बार इसको रुके भाई। लाइट ड्यूरेशन जो है इसके बेस पे आप लोग प्लांट को अपने वैसे फोटो पीरियोडिज्म में डिस्कशन करेंगे। लाइट ड्यूरेशन के हिसाब से आप लोग प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, और थर्ड नंबर पे डे न्यूट्रल प्लांट। यानी लाइट ड्यूरेशन का इफेक्ट जो है वो भी फोटोसिंथेसिस पे होता है, और इसी लाइट ड्यूरेशन का जो इफेक्ट है उसके बेस पे प्लांट को लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स में आप लोग डिवाइड कर सकते हो। जनरली लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे की बात करते हैं लाइट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक साइंटिस्ट था इसी लाइट से रिलेटेड, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। इस साइंटिस्ट ने एक रूल दिया था जिसको बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट, देखो ये वारबर्ग इफेक्ट क्या था, ये कह रहा था कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर इन इंटरमीडिएट लाइट देन कंटिन्यूअस लाइट। यानी ये कह रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर इन इंटरमीडिएट लाइट देन continuous लाइट। इस इफेक्ट को भी यहां नोट कर लें आप लोग। यानी वारबर्ग का जो इफेक्ट था वो इफेक्ट अपने को बता रहा था कि आप लोग इंटरमीडिएट यानी कभी लाइट दे दी फिर उसके बाद हटा ली फिर लाइट दे दी, तो ऐसी सिचुएशन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस लाइट। ये वारबर्ग इफेक्ट था। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने अदर फैक्टर जो है जो एक्सटर्नल फैक्टर है उनका डिस्कशन करेंगे, फोटोसिंथेसिस की रेट पे क्या इफेक्ट है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हाँ देखिए बेटा, सेकंड जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो है आपका CO2। तो एटमॉस्फेयर में CO2 की जो परसेंटेज है वो है 0.03%, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 314 ppm। यानी पार्ट्स पर मिलियन में 314 ppm जो है वो CO2% है। अब इस ग्राफ को समझे और CO2 का फैक्टर कंप्लीट अपने समझ में आ जाएगा। देखो इस ग्राफ में ये जो आपको लाइन दिख रही है ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है C4 प्लांट्स के अंदर, और वो भी हायर टेम्परेचर के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। इन C4 प्लांट्स को आप लोग देखेंगे तो C4 प्लांट्स में आपको अप्रोक्स आइडिया होगा कि लगभग 340, 360, 360 तक ppm तक जो CO2 की कंसेंट्रेशन है उस तक ये फोटोसिंथेसिस की रेट को मैक्सिमम शो करेंगे, और उसके बाद इन पे CO2 ppm का कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ने वाला। जबकि आप C3 प्लांट्स के लिए दोनों ग्राफ को चेक करेंगे तो इनमें आप लोगों को मिल रहा होगा कि लो लाइट इंटेंसिटी के अंदर C3 प्लांट जो है उनका सैचुरेशन तो वही हो रहा है 350, या यूं मान लो 350 तक ले जाता हूं इसको, 350 ppm तक तो क्या हो रहा है इनका सैचुरेशन हो रहा है, मतलब मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं। उसके बाद में सैचुरेशन पॉइंट को शो कर रहे हैं, कांस्टेंट रेट को शो कर रहे हैं। जबकि इन्हीं C3 प्लांट्स को आप हाई लाइट इंटेंसिटी के अंदर आप चेक करते हैं तो इनका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ के 350 से या 314 से इंक्रीज होकर ये चला जाता है आपका लगभग 550 ppm तक।
यानी इस कंसंट्रेशन पे भी वो क्या करते हैं भाई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करेंगे। सीधा सा कंक्लूजन अपना ये निकल रहा है कि CO2 की परसेंटेज जो 0.03% है, आप इस CO2 कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके 0.05% तक लेके जाओगे, यानी तब तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन से प्लांट्स में, C3 प्लांट्स के अंदर, C3 प्लांट्स इंक्रीज होगी। और इससे ज्यादा पे जाओगे आप लोग, देखो जैसे पीपीएम इंक्रीज कर रहा हूं, किससे, 550 पीपीएम से, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट जो है हायर टेम्परेचर पे वो क्या होगी भी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब CO2 जो है वो एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम कर रही है, किन के अंदर, C3 प्लांट्स के अंदर एज ए लिमिटिंग फैक्टर कर रही है, लो लाइट में और हाई लाइट पे। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट अभी अपने आप लोगों ने लिखा था, लाइट कंपनसेशन पॉइंट, उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, वो है आपका CO2 कंपनसेशन पॉइंट। CO2 कंपनसेशन पॉइंट का मीनिंग है कि अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड in respiration and amount of CO2 consumed in photosynthesis, ये इक्वल हो जाए, यानी फोटोसिंथेसिस की रेट और रेस्पिरेशन की रेट इक्वल होने की बात कर रहा है। ये जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की रेट इक्वल होगी तो जितनी CO2 रेस्पिरेशन में रिलीज होगी उतनी ही CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज होगी। इसी पॉइंट को बोलते हैं आप लोग CO2 कंपनसेशन पॉइंट। और C3 प्लांट के लिए CO2 कंपनसेशन पॉइंट होता है 4200 ppm, वाइल इन C4 प्लांट ये जो CO2 कंपनसेशन पॉइंट है वो 8 to 10 ppm होता है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने लगभग C4 प्लांट को 8 to 10 ppm यानी लो ppm पे स्टार्ट कर दिया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, यानी यहाँ इक्वल थी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और C3 के लिए मैंने 40 to 100 के बीच में इसको स्टार्ट किया है। तो ये अपना था जो सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर है CO2। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपने आगे चल रहे हैं। हाँ, थर्ड जो अपना फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, वो है टेम्परेचर। अपने को पता है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वो है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर ले सकते हो आप लोग फोटोसिंथेसिस के लिए। और जो कॉनिफर्स होते हैं, कॉनिफर्स कौन से होते हैं भाई, किस में आते हैं ये आप मेरे को कमेंट करके बताएं। दूसरा लाइकेन्स होती है, ये कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट -35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कुछ थर्मल एल्गी जो है, थर्मल एल्गी जो है, जैसे आप लोग इसमें एक नेम दे सकते हो ओसिलेटोरिया का, ओसिलेटोरिया। ये ओसिलेटोरिया जो है वो अप्रोक्स आप लोग कह सकते हैं 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकती है। जनरली जो हाई टेम्परेचर होता है, एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। उसका रीजन है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है उसको अफेक्ट करता है, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो उसको डिक्रीज कर देगा। यानी एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अभी एंजाइम्स कहीं आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि एंजाइम्स जो है वो एट हाई टेम्परेचर पे डी नेचर हो जाते हैं। और जैसे एंजाइम डी नेचर होगा, ये जो परफॉर्म करने वाली प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम जो वो डी नेचर हो गए, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो आप लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे किस टाइप से है। इसी टाइप से आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो C3 प्लांट्स है उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर तो आप ले सकते हैं 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वाइल C4 प्लांट्स के लिए ये टेम्परेचर जो है 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी क्या कर सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो अपने को पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस जो है वो इंक्रीज होगी, और ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा तो प्लांट क्या करेंगे, प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे। स्टोमेटा क्या कर लेंगे,
क्लोज करेंगे, और जैसे ही स्टोमेटा क्लोज होंगे तो गैस एक्सचेंज यानी CO2 क्या हो जाएगा, एज लिमिटिंग फैक्टर बिहेव करेगा। तो आप लोग बात सीधी सी कर सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंट वे से क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है। लास्ट एंड फाइनल एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें, वो आपका आता है वाटर। वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो प्लांट के लिए लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, बट आप बोल सकते हैं कि टोटल वाटर एब्जॉर्ब होता है उसका अप्रोक्स 99% वाटर जो है वो तो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में, ट्रांसपिरेशन में लॉस हो जाता है, बट 1% वाटर जो है जो यूज आ रहा है वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी में काम आएगा। तो वाटर क्या काम कर रहा है, एक तो ऑक्सीजन का सोर्स है, मतलब ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से आ रही है, वाटर से आ रही है। दूसरा आप लोग बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन फॉर रिडक्शन ऑफ NADP और वी कैन से CO2 का रिडक्शन इसी NADP से जो हाइड्रोजन निकलेंगे उनसे, और हाइड्रोजन NADP को कहां से मिलेंगे, वाटर से मिलने वाले हैं। तो वाटर भी क्या कर रहा है, भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फिर वाटर की वजह से ही जो लीफ है, लीफ का सरफेस एरिया जो है वो प्रॉपर रहेगा, यानी लीफ के अंदर टर्जिडिटी रहेगी और लीफ की जो सेल्स है उनमें टर्जिडिटी रहेगी, तो सरफेस एरिया मोर होगा, तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये अपने कुछ फैक्टर थे। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर में आप लोग एक फैक्टर और लिख सकते हो, वो ले सकते हैं अपने ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन जो है क्या फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा है। तो ऑक्सीजन का वैसे तो कोई इफेक्ट नहीं है, बट इट डिक्रीज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो एज ए लिमिटिंग फैक्टर काम कर सकता है, अफेक्टिंग फैक्टर काम कर सकता है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे C3 प्लांट्स जो है उनके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसका आपने डिटेल स्टडी किया था, वो है फोटो रेस्पायरेशन। तो ये अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।